तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x बराबर √60 माइनस √40 अपॉन √70 प्लस √50 है, और कह रहा है y बराबर यदि √60 प्लस √40 अपॉन √70 माइनस √50 है, तब बताइए 1/x+1 प्लस 1/y+1 का मान क्या होगा? हाँ कि ना? हो गया हाँ। इस क्वेश्चन में हमसे यही तो कह रहा है, हो गया हाँ, यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x बराबर, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x बराबर √60 माइनस √40 √60 माइनस √40 अपॉन √70 प्लस √50 है। हाँ क्लियर हो गया हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर जो है √60 माइनस √40 अपॉन √70 प्लस √50 है। हाँ क्लियर हो गया हाँ। इसी प्रकार हमसे कह रहा है कि y बराबर, एक मिनट रुक जाइए। इसी प्रकार हमसे कह रहा है y बराबर कह रहा है √60 प्लस √40 अपॉन √70 माइनस √50। यही कह रहा है कहोगे हाँ, यही कह रहा है हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और कह रहा है कि बताइए 1 अपॉन, हमसे कह रहा है कि बताइए 1/x+1 प्लस 1/y+1 की वैल्यू क्या होगी? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, कोई पसंद होगी नहीं। इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, कहोगे हाँ, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू ये दी गई है। हाँ हाँ। अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू √60 माइनस √40 अपॉन √70 प्लस √50 दी गई है। हाँ। अगर दोस्तों x की वैल्यू ये है तो आप मुझे बताइए इसकी व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी व्युत्क्रम की वैल्यू जो होगी √70 प्लस √50 अपॉन √60 माइनस √40 होगी। हाँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ और लिखा गया है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो है इस x का व्युत्क्रम नहीं है। हाँ दोस्तों, x का व्युत्क्रम कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया y जो है x का व्युत्क्रम नहीं है। हाँ। तो दोस्तों अभी तक हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे जहाँ पर x जो था, जहाँ पर y जो था x का व्युत्क्रम था या x y का व्युत्क्रम था। हाँ। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही नजारा दिख रहा है। यहाँ पर y जो है x का व्युत्क्रम नहीं है, x की वैल्यू कुछ और है, y की वैल्यू कुछ और है। हाँ, व्युत्क्रम नहीं है, तब क्या किया जाए? तो आइए दोस्तों हम इसे और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर मैं x की y से मल्टीप्लाई कर देता हूं, x की y से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? देखिए, अगर आप x की y से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम x की y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए कहोगे, देखिए अगर हम x की मल्टीप्लाई करते हैं, x की y से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम x की y से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ये चीजें प्राप्त होंगी। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो देखिए अगर हम x की y से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। हाँ हाँ। लेकिन दोस्तों जब आप सीख जाएंगे तो आप तुरंत देखते ही बता देंगे कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी जब आप सीख जाएंगे तब आप तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, अभी तो आपको सीखना पड़ेगा।
ठीक है। अगर दोस्तों मैं एक्स वाई की मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं एक्स वाई की मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि a माइनस बी लिखा है और a प्लस 1 मिनट दी गई। अब आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, अब आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि a माइनस बी लिखा है और a प्लस बी लिखा है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। हाँ कि नहीं? हाँ, मतलब 60 का अंडर रूट 60 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 40 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ कि नहीं? हाँ, तो ऊपर देखा जाए तो 60 माइनस 40 प्राप्त होगा, क्योंकि अंडर स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा 60 का। इसी प्रकार 40 का भी अंडर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो हो गया। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो ऊपर हमें 60 माइनस 40 प्राप्त होगा। इसी प्रकार नीचे हमें 70 माइनस 50 प्राप्त होगा, मतलब 20 प्राप्त होगा। दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर मुझे 20 प्राप्त हुआ, अपोन में भी 20 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल कर आई? हो गया एक्स वाई की वैल्यू जो निकल कर आई 1 निकल कर आई। हाँ कि नहीं? हाँ, एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल कर आई? 1 निकल कर आई। हाँ कि नहीं? हाँ, ठीक है। दोस्तों हम ऊपर देख रहे थे कि जो y है x का व्युत्क्रम हमें नहीं दिख रहा था, x का व्युत्क्रम नहीं दिख रहा था। हाँ कि ना? हाँ, हमने सोल्व करना चालू किया तो एक्स वाई की वैल्यू दोस्तों हमने x और y की मल्टीप्लाई की, तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई करने पर 1 आया। हाँ कि नहीं? हाँ, इसका मतलब यही है कि y जो है, इसका मतलब यही है कि x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम है। हाँ कि नहीं? हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन 1 आई है तो ऐसी स्थिति में मैं 1 अपॉन एक्स की जगह मैं x की जगह 1 अपॉन y लिख सकता हूं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं y को अपॉन में भेजता हूं 1 के तो x बराबर 1 अपॉन y आएगा। हाँ, मतलब मैं x की जगह 1 अपॉन y लिख सकता हूं, इसी प्रकार y की जगह मैं 1 अपॉन x लिख सकता हूं। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या लिखूं। हाँ, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये सब आपको सोल्व नहीं करना, आपको तुरंत यहीं से देखकर पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर 20 प्राप्त होगा और नीचे भी 20 प्राप्त होगा। इस प्रकार एक्स वाई की मल्टीप्लाई 1 आएगी। ठीक है। अब दोस्तों मैं इससे सोल्व कर लेता हूं। दोस्तों मैं एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन वाई लिख सकता हूँ। जब यहाँ पर दोस्तों मैं 1 अपॉन वाई लिखूंगा तो एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस वाई और ऊपर एक वाई चला जाएगा, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर x की जगह 1 अपॉन y रखने पर मुझे प्राप्त होगा y अपॉन y प्लस 1 और ये चीज वैसे ही रहेगा। हाँ, और ये चीज वैसे ही रहेगा। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मुझे सोल्व करना है तो इसे मुझे भिन्नों का एलसीएम लेना पड़ेगा। और आपको ये भी बात पता है कि जब दो भिन्नों को जोड़ा जाता है और उनके हर सेम होते हैं तो ऐसी स्थिति में हर को एक बार लिखते हैं, अंश को जोड़ देते हैं। हर को अगर मैं सेम लिखता हूँ और अंश को जोड़ता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1। और इसे भी मैं सोल्व करूंगा तो आएगा 1। हाँ, क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x बराबर अंडर रूट 60 माइनस अंडर रूट 40 अपॉन अंडर रूट 70 प्लस अंडर रूट 50 है और y बराबर अंडर रूट 60 प्लस अंडर रूट 40 अपॉन अंडर रूट 70 माइनस अंडर रूट 50 है, तो ऐसी स्थिति में 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 की वैल्यू 1 होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का भी क्वेश्चन करवाना जरूरी है जहां पर हमें साफ साफ नहीं दिखता है कि व्युत्क्रम है भी कि नहीं। ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। और इस क्वेश्चन को मैंने पिछली क्लास में स्किप करवा दिया था। हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में गलती थी लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी, लेकिन इसके करा दिया था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x बराबर अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 6 है, कह रहा है कि x बराबर यदि अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 111 प्लस अंडर रूट 88 है, कह रहा है y बराबर यदि अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 111 माइनस अंडर रूट 88 है, तब बताइए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर अंडर रूट 29, कह रहा है कि x बराबर अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 111
प्लस अंडर रूट 88 है। हाँ कह रहा है और कह रहा है कि y बराबर, और कह रहा है y बराबर, और कह रहा है y बराबर अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 6, अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 111 माइनस अंडर रूट 88 है। हाँ हो गया। हाँ यही तो ऑप्शन कह रहा है, हो गया। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कह रहा है हमसे कह रहा है कि 1/x² प्लस 1, हमसे कह रहा है 1/x² प्लस 1 प्लस 1/y² प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हाँ ने हो गया। हाँ इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको देख रहे हैं, अब दोस्तों यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमें अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 111 प्लस अंडर रूट 88 दी गई है। हाँ अगर दोस्तों x की वैल्यू ये है तो ऐसी स्थिति में इसके व्युत्क्रम मतलब 1/x की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए ऐसी स्थिति में 1/x मतलब इसके व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 111 प्लस अंडर रूट 88 अपॉन अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 6 होगी। हाँ ये तो होगी, कहोगे। तो यहाँ पर तो कुछ और लिखा गया है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया y जो है x का व्युत्क्रम नहीं है। अगर व्युत्क्रम होता तो ठीक यही चीजें पलटकर लिखी गई होती यहाँ पर। हाँ व्युत्क्रम तो नहीं है, ये चीज तो हमें कंफर्म हो गया कि भैया y जो है x का व्युत्क्रम नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर से देखा जाए तो व्युत्क्रम नहीं है। हाँ अब दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर xy की मल्टीप्लाई कर लिया। अगर दोस्तों मैं xy की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, कहोगे देखिए अगर हम xy की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 6 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 6 से करनी पड़ेगी। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, कहोगे देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक तरह से दिख रहा है कि a स्क्वायर, इस चीज को मल्टीप्लाई करने पर हम इस चीज को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो वहां से निकल कर आएगा 23। क्या निकल कर आ जाएगा 23, मतलब अंडर रूट 29 माइनस अंडर रूट 6 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 6 से करने पर 23 निकल कर आएगा। हाँ क्या निकल कर आएगा 23। ठीक है, इसी प्रकार इस चीज की मल्टीप्लाई अगर मैं इस चीज से करता हूँ, इस चीज की मल्टीप्लाई अगर मैं इस चीज से करता हूँ तो यहाँ पर भी क्या निकल कर आएगा, कहोगे 23 ही निकल कर आएगा, 23 ही निकल कर आएगा। ठीक है, 23 से 23 डिवाइड होगा तो क्या आएगा, कहोगे 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से तो देख रहे हैं कि xy की वैल्यू क्या निकल कर आई, कहोगे xy की वैल्यू 1 निकल कर आई है। हाँ तो इस प्रकार हम अगर xy की वैल्यू 1 निकल कर आ रही है तो इसका मतलब यही है कि भैया y जो है x का व्युत्क्रम है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि ये व्युत्क्रम नहीं है, लेकिन जब हमने सोल्व किया तो निकल कर आया xy की वैल्यू 1, मतलब y जो है x का व्युत्क्रम है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अगर दोस्तों x y बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में मैं x की जगह 1/y लिख सकता हूँ। हाँ या y की जगह 1/x लिख सकता हूँ। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं क्या लिखना चाहूँ। ठीक है, ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप ये क्या लिखना चाह रहे हो। तो हमने ये देख लिया कि भैया अगर x y बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में x की जगह मैं 1/y लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आइए इस चीज को सोल्व करते हैं, इस चीज को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं x की जगह 1/y लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर 1/y² आएगा और इससे मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर निकल कर आएगा 1 + y² आएगा और अपॉन में y आएगा और y² आएगा और y² ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार मुझे यहाँ पर प्राप्त होगा y² अपॉन y² प्लस 1 प्राप्त होगा। हाँ और ये चीजें वैसे ही लिखी रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है कि हमें भिन्नों का जोड़ करना है। अगर मैं भिन्नों का जोड़ करता हूं तो जोड़ने पर जो प्राप्त होगा उसके बाद उसे जब सोल्व करेंगे तो प्राप्त होगा 1। हाँ
क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों वाई स्क्वायर प्लस 1 ऊपर भी आएगा, वाई स्क्वायर प्लस नीचे भी आएगा, और जब दोनों ऊपर नीचे सेम रहेंगी तो डिवाइड करने पर 1 ही आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x बराबर ये है और y बराबर ये है तो ऐसी स्थिति में 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू होगी 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको खुद दिख रहा है कि ये चीजें जो हमें दी गई है ये लिखने की जरूरत नहीं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हम देख कर बता सकते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू वास्तव में होगी क्या, एक्स वाई की वैल्यू वास्तव में होगी क्या, ये हम देख के बता ही सकते हैं। हाँ को भी हम अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है, वो कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यदि x, y आर रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है, तब x, y की वैल्यू 0 होगी। कह रहा है कि x, y की वैल्यू 0 होगी। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि यदि x और y, कह रहा है कि यदि x और y रियल नंबर है और x स्क्वायर, कह रहा है कि यदि x और y रियल नंबर है और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू जो होगी 0 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। ऐसी स्थिति में x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, हमसे यही कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है तो ये तभी हो सकता है, ये 0 तभी हो सकता है। अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है तो ये चीजें तभी हो सकती हैं जब एक्स की वैल्यू 0 हो और वाई की वैल्यू 0 हो। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 1 मिनट रुक जाइए। एक बात बताइए दोस्तों, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो दोस्तों एक बात बताइए, एक्स की कोई वैल्यू होगी हो गया, और जब उस वैल्यू की दोस्तों एक्स की कोई वैल्यू होगी, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों माइनस में भी होगी तो ऐसी स्थिति में इस पूरे की वैल्यू जो होगी एक पॉजिटिव होगी। हाँ, चाहे दोस्तों x की वैल्यू माइनस में हो चाहे निगेटिव में, चाहे दोस्तों x की वैल्यू पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हाँ ना, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों y की वैल्यू चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हाँ ना, हाँ। मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ जिससे और चीजें कंफर्म हो, और चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार y की वैल्यू चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए कि इस पूरे की वैल्यू 0 नहीं है, अगर दोस्तों इस पूरे की वैल्यू 0 नहीं है और इस पूरे की भी वैल्यू 0 नहीं है, तब आप मुझे बताइए दो पॉजिटिव चीजों का, अगर दोस्तों इसकी वैल्यू 0 नहीं है और इसकी भी वैल्यू 0 नहीं है, तब आप मुझे बताइए दो पॉजिटिव चीजों का योग 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अगर इसकी भी वैल्यू 0 नहीं है और इसकी भी वैल्यू 0 नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दो पॉजिटिव चीजों का योग जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। हाँ ना, हो गया। हाँ, ये बात तो क्लियर हो गई। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है और इसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दो पॉजिटिव चीजों का योग 0 नहीं हो सकता है। ये चीजें क्लियर हो गई, हो गया। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसकी वैल्यू 0 है, अगर दोस्तों इस पूरे की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू, अगर दोस्तों इन दोनों में से, अगर दोस्तों इसमें से या इसमें से किसी एक की वैल्यू 0 है, किसी एक की वैल्यू, अगर दोस्तों इन दोनों में से, चाहे इसमें से चाहे इसमें से, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर 0 है, तब आप मुझे बताइए क्या दोनों का योग 0 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं। अगर एक की 0 है तो ऐसी स्थिति में भी दोनों का योग 0 नहीं हो सकता है। हाँ, अगर दोस्तों दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 है, तो उस स्थिति में भी दोनों का योग 0 नहीं हो सकता है। हाँ कि ना, हाँ, दोनों का योग 0 नहीं हो सकता है। हाँ कि ना, हाँ। अगर दोस्तों इसकी भी वैल्यू 0 है और इसकी भी वैल्यू 0 है,
तभी हमें शून्य प्राप्त हो सकता है। हाँ हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि अगर इन दोनों में से किसी की वैल्यू 0 नहीं है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का योग जो है शून्य के बराबर नहीं हो सकता। आपने ये भी देखा कि इनमें से अगर किसी एक की वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में भी दोनों का योग शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। हाँ कि ना। अगर दोस्तों दोनों की वैल्यू 0 है तो ऐसी स्थिति में दोनों का योग क्या होगा? शून्य होगा। हाँ कि ना। हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि दोनों का सम 0 तभी हो सकता है जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 0 हो, तभी इन दोनों का सम जो है 0 के बराबर हो सकता है। हाँ कि ना। आपने यही तो महसूस किया हो गया। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है तो ये 0 तभी प्राप्त हो सकता है जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू भी 0 हो। ठीक है, ये चीजें हमेशा ध्यान रहेंगी। हो गया। हाँ, ये चीजें हमेशा ध्यान रहेंगी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है 2 टर्म में करके दे। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है। यदि दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है तो ये 0 तभी प्राप्त हो सकता है इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग अगर 0 है। अगर दोस्तों तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 0 है तो ये 0 तभी प्राप्त हो सकता है जब x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 0 हो और z की वैल्यू भी 0 हो। ये चीजें तभी हो सकती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के वर्गों का योग शून्य है तो ये चीजें तभी हो सकती हैं जब x की वैल्यू भी 0 हो, y की वैल्यू भी 0 हो, z की वैल्यू भी 0 हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम इस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और हमारे अंदर क्लियरिटी आ सके। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यदि x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है तब बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है तब बताइए x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं। हाँ दोस्तों x प्लस y की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें x और y की वैल्यू पता हो। हाँ कि नहीं। हाँ ठीक है, तो आइए हम x और y की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 टर्म लिखे गए हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 टर्मों के वर्गों का योग शून्य के बराबर है। हाँ हाँ। तो दोस्तों आपने यही सीखा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के वर्गों का योग तभी शून्य हो सकता है जब दोस्तों आपने यही सीखा अभी को आपने यही सीखा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर शून्य तभी हो सकता है जब x की वैल्यू 0 हो, y की भी वैल्यू 0 हो और z की भी वैल्यू 0 हो तभी 0 हो सकता है। हाँ दोस्तों कुछ उसी रूप का कुछ वैसा ही यहाँ पर आपको दिख रहा है। हाँ दोस्तों इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 0 के बराबर तभी हो सकता है। दोस्तों इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम 0 के बराबर तभी हो सकता है जब जब इसकी वैल्यू x-2 की वैल्यू 0 के बराबर हो और y-3 की भी वैल्यू 0 के बराबर हो तभी इसका और इसका सम 0 के बराबर हो सकता है। हाँ दोस्तों x-2 के होल स्क्वायर और y-3 के होल स्क्वायर की वैल्यू x-2 के होल स्क्वायर और y-3 के होल स्क्वायर का सम 0 के बराबर तभी हो सकता है जब x-2 की वैल्यू 0 के बराबर हो और y-3 की वैल्यू भी 0 के बराबर हो। हाँ अगर दोस्तों अगर x-2 बराबर 0 के है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू क्या होगी। ऐसी स्थिति में x की वैल्यू 2 होगी। आपको टाइम नहीं लगेगा, आप यहीं पर सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर y-3 की वैल्यू y-3 बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में y बराबर
क्या निकल कर आएगा, तो y बराबर 3 निकल कर आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, हमसे x और y की वैल्यू, x और y का जोड़ पूछ रहा था, तो इस प्रकार दोस्तों x और y का जोड़ कितना आएगा, तो देखिए इस प्रकार देखा जाए तो x और y का जो जोड़ है वो 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ कह रहा था कि बताइए x और y का जोड़ क्या होगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x और y का जो जोड़ होगा, x और y का जो जोड़ होगा वास्तव में 5 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m-5 का होल स्क्वायर प्लस n-7 के होल स्क्वायर प्लस p-6 का होल स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर है, तब बताइए m प्लस n की वैल्यू क्या होगी, m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। कह रहा है कि यदि m-5 का होल स्क्वायर प्लस n-7 के होल स्क्वायर प्लस p-6 के होल स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर है, तब बताइए m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। कह रहा है कि m-5 का होल स्क्वायर, कह रहा है m-5 का होल स्क्वायर प्लस n-7 का होल स्क्वायर, n-7 का होल स्क्वायर प्लस p-6 का होल स्क्वायर की वैल्यू 0 है। कह रहा है कि m-5 का होल स्क्वायर प्लस n-7 का होल स्क्वायर प्लस p-6 के होल स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 है, तो ऐसी स्थिति में आप बताइए m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों m प्लस n की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं, m प्लस n की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें m और n की वैल्यू पता हो। हाँ कि नहीं? हाँ, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि m-5 के होल स्क्वायर, n-7 के होल स्क्वायर और p-6 के होल स्क्वायर का जो सम है वो 0 के बराबर है। हाँ हाँ, तो ये दोस्तों m-5 के होल स्क्वायर, m-5 के होल स्क्वायर, n-7 के होल स्क्वायर और p-6 के होल स्क्वायर की वैल्यू, होल स्क्वायर का सम 0 के बराबर तभी हो सकता है जब m-5 की वैल्यू 0 के बराबर हो, m-5 की वैल्यू की 0 के बराबर हो, n-7 की वैल्यू 0 के बराबर हो, n-7 की वैल्यू 0 के बराबर हो और p-6 की वैल्यू भी 0 के बराबर हो। हाँ हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। दोस्तों m-5 के होल स्क्वायर, n-7 के होल स्क्वायर, p-6 के होल स्क्वायर के सम की वैल्यू 0 के बराबर तभी हो सकती है जब m-5 की वैल्यू 0 के बराबर हो, n-7 की वैल्यू भी 0 के बराबर हो और p-6 की वैल्यू भी 0 के बराबर है। हाँ कि नहीं? हाँ, तभी इन तीनों का सम 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों m-5 बराबर 0 के है, तो ऐसी स्थिति में m की वैल्यू क्या आएगी, कहोगे ऐसी स्थिति में m की वैल्यू जो होगी, ऐसी स्थिति में m की वैल्यू जो होगी, m की वैल्यू 5 निकल कर आएगी। हाँ कि नहीं? हाँ, इसी प्रकार दोस्तों अगर n-7 की वैल्यू 0 है, तो ऐसी स्थिति में n की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, कहोगे n की वैल्यू ऐसी स्थिति में 7 निकल कर आएगी। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, हमसे पूछ क्या रहा था, कहोगे देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, कहोगे हमसे कह रहा था कि बताइए m और n का जोड़ क्या होगा, m और n का जोड़ क्या होगा, m और n का जोड़ पूछ रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 7 है, किस प्रकार m और n का सम वास्तव में देखा जाए तो 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया m और प्लस n की वैल्यू जो होगी वो 12 होगी। क्या होगी, 12 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2l-3 का होल स्क्वायर, कह रहा है 2l-3 का होल स्क्वायर प्लस m-5 के होल स्क्वायर प्लस 3n-1 का होल स्क्वायर की वैल्यू का सम जो है 0 के बराबर है। कह रहा है कि बताइए 4l प्लस m प्लस 6n के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2l कह रहा है 2l -3 का होल स्क्वायर, 2l-3 का होल स्क्वायर प्लस m-5 का होल स्क्वायर, m-5 के होल स्क्वायर, m-5 का होल स्क्वायर प्लस 3n-1 का होल स्क्वायर की जो का सम जो है
कह रहा है कि 2l माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस m माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 के होल स्क्वायर का जो सम है वो 0 के बराबर है। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा और सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है दोस्तों यहाँ पर हमसे कह रहा है कि बताइए 4l, कह रहा है कि 4l प्लस m प्लस 6n के होल स्क्वायर की वैल्यू बताइए। इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हाँ यहाँ इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हाँ यहाँ तो दोस्तों हम तब तक जवाब नहीं दे सकते जब तक हमें l की वैल्यू पता ना हो, m की वैल्यू पता ना हो और n की वैल्यू पता ना हो, तब तक हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि l की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है। हाँ यहाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2l माइनस 3 का होल स्क्वायर, m माइनस 5 के होल स्क्वायर, 3n माइनस 1 के होल स्क्वायर का सम जो है 0 के बराबर है। हाँ यहाँ दोस्तों आपको ये भी बात बताया कि इन तीनों के स्क्वायर का सम 0 के बराबर तभी हो सकता है जब 2l माइनस 3 बराबर 0 हो, m माइनस 5 बराबर 0 हो और 3n माइनस 1 बराबर 0 हो। हाँ यहाँ अगर दोस्तों 2l माइनस 3 बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में 2l की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 2l की वैल्यू 3 के बराबर होगी। तो l की वैल्यू क्या कितने के बराबर होगी, कहोगे l की वैल्यू देखा जाए तो 3/2 के बराबर होगी। हाँ कि नहीं, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों अगर m माइनस 5 बराबर 0 के बराबर है तो m की वैल्यू कितने के बराबर होगी, कहोगे m की वैल्यू 5 के बराबर होगी। m की वैल्यू 5 के बराबर होगी। हाँ इसी प्रकार दोस्तों अगर 3n माइनस 1 बराबर 0 है, 3n माइनस 1 बराबर 0 है तो 3n की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 3n की वैल्यू 1 होगी। अगर दोस्तों 3n की वैल्यू 1 है तो ऐसी स्थिति में 1 की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या होगी, कहोगे n की वैल्यू 1/3 होगी। हाँ n की वैल्यू 1/3 होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर l की वैल्यू क्या निकाली, l की वैल्यू हमारा निकल कर आई 3/2, m की वैल्यू 5 निकल कर आई, n की वैल्यू 1/3 निकल कर आई। हाँ अब दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर l m n की वैल्यू रख देता हूँ जिससे मुझे इस चीज की वैल्यू प्राप्त हो जाए। हाँ जिससे जो मुझसे पूछा गया था उस चीज की मैं वैल्यू बता सकूँ। हाँ ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं l की वैल्यू रखता हूँ, l की वैल्यू 3/2 रखता हूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो 6 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। हाँ यहाँ पर अगर रखता हूँ तो यहाँ पर तो भैया 5 ही आएगा। हाँ यहाँ पर अगर n की वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पर अगर 1/3 रखता हूँ तो 2 प्राप्त होगा। हाँ और होल स्क्वायर तो है ही, इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। हाँ तो 6 5 11 11 2 13 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169। क्या आएगा, 169 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 169 आएगा। आपने 169 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 2l माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस m माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3l माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में 4l प्लस m प्लस 6n के होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 169 होगी। क्या होगी, 169 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस जेड माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर का जो सम है वो 0 के बराबर है। कह रहा है कि बताइए अंडर रूट, ये अंडर रूट जो है दोस्तों तीनों x प्लस वाई प्लस जेड तीनों के ऊपर है। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों के ऊपर है। कह रहा है कि बताइए x प्लस वाई प्लस जेड का वर्गमूल क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का वर्गमूल क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। कहोगे तो दोस्तों हम तब तक नहीं जवाब दे सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि एक्स वाई जेड का सम क्या होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड का सम का ही तो वर्गमूल पूछा गया है। हाँ तो दोस्तों हम तब तक जवाब नहीं दे सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि एक्स वाई जेड का सम क्या होगा। और सम तब निकलेगा जब हमें x की वैल्यू पता हो, y की वैल्यू पता हो, z की वैल्यू पता हो। हाँ तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है और उन तीनों का सम क्या है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x प्लस वाई, हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वाई माइनस जेड, कह रहा है x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस
प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर का जो सम है वो 0 के बराबर है। हाँ यहाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है, क्या हाँ कह रहा है कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर का जो सम है वो 0 के बराबर है। कह रहा है कि बताइए, कह रहा है बताइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड के सम का वर्गमूल क्या होगा, सम के वर्गमूल क्या होगा। हाँ इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, इसी चीज की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। वो गलती से उतना ही लग पाया है लैपटॉप में क्योंकि मैंने एक PDF बनाया है, ठीक है। इसकी वैल्यू वास्तव में हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर की सम की वैल्यू 0 के बराबर है। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि इन तीनों के स्क्वायर के सम के जोड़ 0 के बराबर, इस और इसके स्क्वायर के सम का जोड़ सम 0 के बराबर तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो और इस चीज की वैल्यू भी 0 के बराबर हो, तभी इन तीनों के स्क्वायर का सम 0 के बराबर हो सकता है। दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि इन तीनों के स्क्वायर का सम 0 के बराबर तभी हो सकता है जब x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर हो और वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 5 की भी वैल्यू 0 के बराबर हो। इसी प्रकार x प्लस जेड माइनस वाई माइनस 3 की वैल्यू भी 0 के बराबर हो, तभी इन तीनों के स्क्वायर का सम 0 के बराबर हो सकता है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है यहाँ तक चीजें क्लियर हुई तो गया। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मुझे x प्लस वाई प्लस जेड की x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। हाँ एक्स वाई जेड का सम निकालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया सबको। अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं तीनों चीजों का सम करता हूँ, तीनों समीकरण का सम करता हूँ, तो सम करने पर जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। हाँ क्यों बोलो, हाँ वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा, देखा जाए तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा वेरिएबल में। हाँ नॉन वेरिएबल में क्या बचा, 5 3 8 माइनस 9 बचा और 9 इधर चला गया तो आया 9, यहाँ पर आया प्लस का 9। तो इस प्रकार एक्स वाई और जेड का सम निकल कर आ गया 9। तो इस चीज को आप डायरेक्ट यहीं पर निकाल सकते थे, जरूरी थोड़ी था यहाँ पर करना, आप यहीं पर निकाल लेते। कैसे, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन तीनों की वैल्यू 0 के बराबर, इन तीनों की वैल्यू 0 होगी तभी इन तीनों के स्क्वायर का सम 0 हो सकता है। हम लोग ये बात अच्छी तरीके से पता है। आप यहीं पर जोड़ लीजिए, आप यहाँ पर काटा पीटी मचाएंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 9 बराबर 0 मिलेगा, माइनस 9 आएगा। और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए माइनस 9 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 आएगी। ठीक है, तो आप यहीं पर निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं था ये सब निकालना। अब दोस्तों एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें मिली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के सम मिल गया। हमसे पूछा था इसका वर्गमूल, तो मैंने इसका वर्गमूल निकाला। इस प्रकार दोस्तों इसका अगर मैं वर्गमूल निकालता हूँ दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 आई है। हाँ वास्तव में हमसे इसका वर्गमूल पूछा गया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के सम का वर्गमूल पूछा गया था। हाँ तो मैंने इसका वर्गमूल निकाला, तो आया 3, इसका वर्गमूल निकाला तो 3 निकल कर आया। हाँ
यहीं पर आप बता सकते थे, जरूरी नहीं था वहां पर जाने के लिए, आप बता सकते थे कि भैया अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम जो है 9 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इसके वर्गमूल की जो वैल्यू होगी 3 होगी। क्या होगी? 3 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा, बहुत चीज़ें समझाना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझाना पड़ेगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं, धीरे धीरे हमें करते चलने जाना है। एक मिनट रुकेंगे, मैं इस इंक डाल दूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो हम बाद में करेंगे, पहले हम चीज़ों को सीखेंगे, पहले हम चीज़ें सीखेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि आपकी वो काम की नहीं रही, काम की नहीं होगी, आपके पूरी तरीके से काम की होंगी, आपके पूरी तरीके से काम की होंगी। और ऐसा नहीं है कि पेपरों में नहीं आता है, उस चीज़ के ऊपर भी पेपरों में आता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, ए प्लस बी का सबसे पहले आप मुझे बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहोगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है कि पहले का स्क्वायर कर दो प्लस दूसरे का स्क्वायर कर दो प्लस दोनों की गुणा का दुगना लिख दो। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हाँ यही तो होता है। कहोगे हाँ, मतलब मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूँ। हाँ, अगर दोस्तों मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूँ, तो ऐसी स्थिति में मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अगर दोस्तों मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को इस रूप में लिखता हूँ, तो ऐसी स्थिति में मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे? हाँ लिख सकते हो। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर इसमें से इस वाले टर्म में से ये वाला टर्म गायब हो जाए, तब आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं कहोगे? नहीं लिख सकते हैं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि देखिए अगर ए स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा तो हम नहीं लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर बी स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाए, एक मिनट रुकिए। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर ये वाला टर्म गायब हो जाए तब क्या आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? कहोगे नहीं लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। इसी प्रकार अगर ये वाला गायब हो जाए, केवल ये वाला गायब हो जाए, तब क्या आप लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में? कहोगे नहीं लिख सकते हैं। इस चीज को हम नहीं लिख सकते हैं अगर ये वाला गायब हो गया। हाँ कि नहीं? तो इसका मतलब यही है कि अगर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, इसका मतलब यही है कि अगर हमें इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो a स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए, b स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए, 2ab वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए, तभी हम किसी चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी संख्या को या किसी भी चीज को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि जब हमें a स्क्वायर वाला टर्म पता हो, b स्क्वायर वाला टर्म पता हो और 2ab वाला टर्म पता हो। 2ab वाला टर्म पता हो तभी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैं और बताने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है? 2ab वाला टर्म है। क्या है? 2ab वाला टर्म है कि नहीं कहोगे? हाँ 2ab वाला टर्म है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसको 2a से भाग देता हूँ तो मुझे b प्राप्त हो रहा है। हाँ इसी प्रकार अगर मैं 2b से भाग देता हूँ तो मुझे a प्राप्त हो रहा है। हाँ तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि अगर मैं 2ab वाले टर्म को 2a से भाग देता हूँ तो मुझे b प्राप्त होगा। अगर मैं
टू ए बी वाले टर्म को टू बी से भाग देता हूँ तो मुझे ए वाला ए प्राप्त होगा। हाँ, तो इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब ये जानकारी रहेंगी तो आप बहुत तेजी से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिखते हैं जब हमें ए स्क्वायर वाला टर्म पता हो, बी स्क्वायर वाला टर्म पता हो और प्लस का और टू ए बी वाला टर्म भी पता हो। हाँ, और आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि हम अगर टू ए बी वाले टर्म को टू ए से भाग दे देते हैं तो बी प्राप्त होता है, अगर टू बी से भाग दे देते हैं तो ए प्राप्त होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब मुझे बताइए, अब आपको ये चीजें समझ में आ गई है? कहोगे हाँ, यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 4x स्क्वायर को 4x, अगर दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई है तब आप मुझे बताइए, तब आप मुझे बताइए, तब आप मुझे 4x स्क्वायर नहीं लिखिए, x स्क्वायर, तब आप मुझे बताइए x स्क्वायर, तब आप मुझे 1 मिनट रुक जाइए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को, तब आप मुझे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर बताइए। तब आप मुझे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर बताइए। कहोगे देखिए, अगर हमें कहोगे देखिए किसी भी चीज को हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, कहोगे देखिए किसी भी चीज को हम a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब हमें a स्क्वायर वाला टर्म पता हो, b स्क्वायर वाला टर्म पता हो और 2ab वाला टर्म पता हो, तभी हम लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए ये देखा जाए तो a स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ, तुरंत आपने कहा कि ये देखिए ये देखा जाए तो ये बी स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए ये देखा जाए तो ये 2ab वाला टर्म है। क्या है? 2ab वाला टर्म है, 2ab वाला टर्म है। हाँ कि ना? हाँ, ये 2ab वाला टर्म है, क्योंकि दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं 2x इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये 2ab वाला टर्म है। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है, तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर इस प्रकार आपने कहा कि भैया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम x प्लस 1 के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इतना बताया तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आपसे कुछ और जानना है, ठीक है? आपसे कुछ और जानना है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे 4x स्क्वायर ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर बताइए, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर बताइए। तो देखिए ये देखा जाए तो ये a स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ, अगर दोस्तों ये a स्क्वायर वाला टर्म है तो a की वैल्यू, अगर दोस्तों a स्क्वायर वाला ये टर्म है तो a की वैल्यू क्या है? कहोगे देखिए अगर ये a स्क्वायर वाला टर्म है तो a की वैल्यू देखा जाए तो 2a है। हाँ, क्या है? 2a है। ये तो आपको अच्छी तरीके से आता होगा निकालना, ठीक है? इसी प्रकार आपने कहा भैया ये देखिए ये बी स्क्वायर वाला टर्म है, ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ, ठीक है, मैंने कहा बहुत अच्छी। तुरंत आपने कहा कि ये 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा कि आप कैसे गारंटी से कह सकते हैं, गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये 2ab वाला टर्म है? कहोगे देखिए 2ab वाला टर्म अगर हमें निकालना है तो हमें a और b के मल्टीप्लाई का दुगुना करना पड़ेगा और हमारा 2ab वाला टर्म निकल कर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए a वाला टर्म में जो है 2x है और b वाला टर्म में जो है 1 है और इसका दुगना जो होगा ये होगा। तो इस प्रकार क्या निकल कर आएगा? हो गया इस प्रकार देखा जाए तो 4x निकल कर आया। तो इस प्रकार हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भैया ये जो है 2ab वाला टर्म है। हाँ, मैंने कहा बहुत अच्छे। कहोगे देखिए अगर हमें इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, मैंने कहा बहुत अच्छे। यहाँ तक तो आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है।
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x को अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहूं, अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? अगर दोस्तों 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x को मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? कहोगे देखिए, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो इस यहाँ पर a स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होना चाहिए, b स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होना चाहिए और 2ab वाला टर्म मौजूद होना चाहिए। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए, ये देखा जाए तो a स्क्वायर वाला टर्म है। मैंने कहा हाँ ठीक है। कहोगे ये देखा जाए तो ये b स्क्वायर वाला टर्म है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, अगर a स्क्वायर वाला टर्म ये है तो ऐसे a की वैल्यू जो होगी 3x होगी। मैंने कहा ठीक है। कहोगे ये b स्क्वायर वाला टर्म है, तो इस प्रकार मैंने कहा कि अगर b स्क्वायर वाला टर्म है तो b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू देखा जाए तो 2 होगी। हाँ देखो, मैंने कहा ठीक है। तो तुरंत आपने कहा कि ये 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा कैसे आप कह सकते हैं कि ये 2ab वाला टर्म है? कहोगे देखिए, मैंने कहा कि कैसे आप एकदम पूरी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये 2b वाला टर्म है, 2ab वाला टर्म है। तो देखिए, हम देख लेते हैं, हम चेक कर ले रहे हैं कि ये, कहोगे देखिए, अगर हम चेक करते हैं तो ये 2ab वाला टर्म ही है। मैंने कहा चेक करके बताइए। कहोगे देखिए, अगर हम ab के मल्टीप्लिकेशन को दूना ab का, कहोगे देखिए, अगर हमें 2ab वाला टर्म पता करना है तो हमें ab के मल्टीप्लिकेशन का दूना करना पड़ेगा और 2ab वाला टर्म निकल कर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, a की वैल्यू देखा जाए तो 3x है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, b की वैल्यू देखा जाए तो 2 है और अगर मैं ab का मल्टीप्लिकेशन का दूना कर देता हूं तो 2ab वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने दुगना कर दिया तो 2 3 6 6 दूनी 12 12x आया। तो इस प्रकार तुरंत आपने कहा कि इस प्रकार आप देख रहे हैं, तुरंत आपने कहा कि ये देखिए, जब हम 2ab वाला टर्म निकाल रहे हैं तो 2ab वाला टर्म में 12x आ रहा है, इसलिए हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो है 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा बहुत अच्छी। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए, अगर हमें इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब दोस्तों मैं आपके साथ थोड़ा और मौज मस्ती करना चाह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको परेशान करना चाह रहा हूँ। अब आइए और मेरे क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, और मेरे क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, ठीक है, और मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, हाँ 4x स्क्वायर प्लस 4x 4x स्क्वायर प्लस 4x को 4x स्क्वायर प्लस 4x को आप मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर आप मुझे बताइए 4x स्क्वायर प्लस 4x को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो a स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होना चाहिए, b स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होना चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए, ये स्क्वायर वाला टर्म तो है मौजूद है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि ये 2ab वाला टर्म मौजूद है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए b स्क्वायर वाला टर्म तो गायब है। क्योंकि देखिए a स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है, 2ab वाला टर्म मौजूद है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि b स्क्वायर वाला टर्म तो गायब है। अगर b स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर लिखा होता तब हम आसानी से इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। हाँ ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर b स्क्वायर वाला टर्म गायब है। अगर गायब है तो हम नहीं लिख सकते हैं। अगर हमें लिखना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तो यहाँ पर b स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होना चाहिए। हाँ तो आइए हम यहाँ पर b स्क्वायर वाला टर्म ढूंढने का प्रयास करते हैं जिससे हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकें। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये 2ab वाला टर्म है। हाँ दोस्तों, एक बात बताइए, ये कौन सा टर्म है? कहोगे a स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ दोस्तों, अगर ये a स्क्वायर वाला टर्म है तो आप मुझे बताइए a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू देखा जाए तो 2x होगी। हाँ, a की वैल्यू क्या है? 2x।
ठीक है दोस्तों, ये कौन सी वैल्यू है? ये 2ab वाला टर्म है। हाँ, अगर दोस्तों 2ab वाले टर्म को, अगर दोस्तों मैं 2ab वाले टर्म को, ठीक है 2ab वाले टर्म को मैं 2a से भाग दे दूं, अगर दोस्तों मैं 2ab वाले टर्म को 2a से a की वैल्यू कितनी है? 2x। अगर दोस्तों मैं 2ab वाले टर्म को 2a से भाग दे दूं तो मुझे क्या मुझे b वाला टर्म मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। दोस्तों ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत दिमाग में ही कर सकते हैं। ठीक है, मैंने भाग दे दिया तो भाग देने पर निकल कर आया 1। मतलब b वाला जो टर्म, मतलब b की वैल्यू जो है 1 है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों b की वैल्यू 1 है तो b स्क्वायर वाला टर्म देखा जाए तो एक b स्क्वायर वाला टर्म भी 1 ही रहा होगा। हाँ क्योंकि b की वैल्यू 1 है तो b स्क्वायर की वैल्यू 1 रही होगी। हाँ अगर दोस्तों b की वैल्यू 1 है तो b स्क्वायर वाला टर्म भी 1 रहा होगा। हाँ लेकिन यहाँ पर तो 1 है ही नहीं, तो मैंने क्या किया, 1 जोड़ लिया, 1 घटा लिया। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कोई नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर b स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है। हाँ दोस्तों ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये b स्क्वायर वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है। हाँ यहाँ तो अब क्या आप इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, लिखकर बताइए। कहोगे देखिए अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखना है, कहोगे देखिए अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर रूप में लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी, यही मुझे आपसे उम्मीद थी। ठीक है, यही मुझे आपसे उम्मीद थी। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4x को अगर हम होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम थोड़ा और बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 12x, 9x स्क्वायर प्लस 12x को आप मुझे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर दिखाइए। तो देखिए अगर हमें 9x स्क्वायर प्लस 12x को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो देखिए हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में 9x स्क्वायर प्लस 12x को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब हम देखिए 9x स्क्वायर प्लस 12x को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि a स्क्वायर वाला टर्म क्या है, b स्क्वायर वाला टर्म क्या है, 2ab वाला टर्म क्या है। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab वाला टर्म हमें पता है तभी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे लिख सकते हैं। हाँ तो देखिए ये a स्क्वायर वाला टर्म है, मैंने कहा तो ये 2ab वाला टर्म है, b स्क्वायर वाला टर्म गायब है इसलिए हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हाँ तो देखिए अगर हमें लिखना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तो यहाँ पर b स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होना चाहिए। हाँ आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर b स्क्वायर वाला टर्म है क्या, जिससे हम इस चीज को a प्लस बी के स्क्वायर के रूप में लिख सकें। ठीक है दोस्तों, अगर ये a स्क्वायर वाला टर्म है तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 3x होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, ये क्या है? तो ये 2ab वाला टर्म है। हाँ दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि यदि हम 2ab वाले टर्म को 2a से भाग देते हैं तो b वाला टर्म मिलता है, अगर 2b से भाग देते हैं तो a वाला टर्म मिलता है। हाँ दोस्तों, मैंने 2ab वाले टर्म को 2a से भाग दे दिया। a की वैल्यू क्या है? 3x से मैंने भाग दे दिया। 6x से मैंने भाग दूंगा, 6x से अगर मैं भाग देता हूं तो आया 2 निकल कर आया, मतलब b की वैल्यू क्या है? 2 है। हाँ अगर दोस्तों b की वैल्यू 2 है तो ऐसे में b स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। हाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो अब क्या आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? तो आपने कहा कि हाँ लिख सकते हैं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि देखिए ये क्योंकि ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये b स्क्वायर वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है, इसलिए हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा लिख कर बताइए। क्योंकि देखिए अगर हमें लिखना है तो हम इसे लिखेंगे 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस का 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये देखिए अगर हमें 9x स्क्वायर प्लस 12x को
ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं, माइनस 4 लिख सकते हैं। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ गई, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों, इसी क्रम में दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपसे एक दो क्वेश्चन और मैं आप पूछता हूँ, आपसे मैं 2-3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन और पूछता हूँ। ठीक है, 2 ही पूछूंगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर दोस्तों मैं आपसे दोस्तों आप 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 6x प्लस 3 को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखिए। तो देखिए, अगर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो हम तभी लिख सकते हैं a प्लस, देखिए किसी भी चीज़ को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि a स्क्वायर वाला टर्म क्या है, b स्क्वायर वाला टर्म क्या है और 2ab वाला टर्म क्या है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए ये देखा जाए तो a स्क्वायर वाला टर्म है, मैंने कहा बहुत अच्छे। तो देखिए ये देखा जाए तो 2ab वाला टर्म है, मैंने कहा बहुत अच्छे। तो मैंने कहा कहोगे देखिए b स्क्वायर वाला टर्म गायब है, मैंने कहा तो ये क्या है, अगर ये b स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो ये क्या है। कहोगे देखिए अगर ये b स्क्वायर वाला टर्म होता तो ये स्क्वायर के फॉर्म में होता, ये स्क्वायर के फॉर्म में होता, ये स्क्वायर के फॉर्म में होता। हाँ, कहोगे देखिए अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में होता तब हम अंदाजा लगा के कह भी सकते थे कि ये वास्तव में b स्क्वायर वाला टर्म है, लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये b स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो इसलिए आपने कहा, इसलिए आपने तुरंत कहा कि भैया हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते। अगर लिखना है तो a स्क्वायर वाला टर्म, b स्क्वायर वाला टर्म और 2ab वाला टर्म पता होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो b स्क्वायर वाला टर्म मौजूद नहीं है, इसीलिए आप नहीं लिख सकते हैं। कहोगे हाँ, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि b स्क्वायर वाला टर्म आखिर है क्या, जिससे हम इस चीज को आराम से a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते। ठीक है दोस्तों, ये स्क्वायर वाला टर्म ये है कहोगे हाँ, और ये 2ab वाला टर्म है कहोगे हाँ, ये b स्क्वायर वाला टर्म तो नहीं है। हाँ, मतलब ये फालतू चीजें हैं। हाँ दोस्तों, अगर ये स्क्वायर वाला टर्म ये है तो आप मुझे बताइए a की वैल्यू क्या होगी, 3x होगी। ये 2ab वाला टर्म है। हाँ, अगर दोस्तों मैं 2ab वाले टर्म को 2a से भाग दे देता हूँ, a की वैल्यू क्या है कहोगे 3x है। अगर मैं भाग दे देता हूँ 2a से तो b की वैल्यू मिलेगी कहोगे हाँ, मैंने भाग दे दिया तो आया 1, मतलब b की वैल्यू क्या है 1 है। हाँ, अगर दोस्तों b की वैल्यू 1 है तो ऐसे में b स्क्वायर वाला टर्म जो रहा होगा वास्तव में 1 रहा होगा। हाँ, क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। बोलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर दोस्तों b स्क्वायर वाला टर्म 1 है दोस्तों, b स्क्वायर वाला टर्म 1 रहा होगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो b स्क्वायर वाला टर्म जो है इसके अंदर मौजूद है। b स्क्वायर वाला टर्म क्या है 1 है और 1 इसके अंदर मौजूद है। इसे मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, किसमें तोड़ा, 1 में तोड़ा प्लस 2 में तोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये क्या है, b स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये b स्क्वायर वाला टर्म, ये b स्क्वायर वाला टर्म है, ये देखा जाए तो 2ab वाला टर्म है। तो अब क्या आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो? हाँ, तो आप लिखकर बताइए। कहोगे देखिए अगर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मेरी बात ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया है क्लास। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ और इसी ऊर्जा के साथ, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी उत्साह के साथ। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।